आप सभी को मेरा नमस्ते। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है छात्रों। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में इकाई 15 दाजू पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको दाजू शब्द का अर्थ बताती हूँ। दाजू शब्द यानी जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो लोग अक्सर अपने बड़े भाइयों को दाजू कहकर पुकारते हैं। उन्हें यह कहने पर उन्हें सम्मान की अनुभूति होती है। और यह इकाई एक बालक के ऊपर बनाया है कि एक बालक की मानसिकता क्या है। किसी के कुछ कटु वाक्य से उसकी मानसिकताओं पर क्या उसकी जो भावनाएं हैं उनको कितनी ठेस पहुंचती है, उस पर उसका वर्णन इस दाजू इकाई में किया गया है। तो उससे पहले हम लेखक के परिचय से हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। इस गद्य के लेखक का नाम है शेखर जोशी। तो आइए उनका परिचय करते हैं। सबसे पहले इकाई 15 दाजू लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलियाव गांव नामक स्थान पर हुआ था। उनका उत्तरांचल में ओलिया गांव के नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। अपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रस्थान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाड़ा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान के सम्मानित दाजू कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। यह एक बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर असर करने वाली कहानी है, इसीलिए इस पर एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार से एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। एक मदन नाम का एक पहाड़ी लड़का होता है। वह लगभग 9-10 साल का होता है। वह एक श्रमिक है। उसको पेट की आग बुझाने के लिए वह शहर में आकर होटल में काम करता है, लेकिन एक अजनबी से उसकी मुलाकात होती है। फिर वह अजनबी कुछ ऐसा कर जाता है कि वह अपने आपे में नहीं रह पाता। उसके मन पर बहुत आघात लग जाता है। तो चलिए इस गद्य की शुरुआत करते हैं। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। चौक के निकल बाई और साइड बोर्ड वाला जो छोटा कैफ़े है यानी जगदीश बाबू, यानी कि वह मतलब उनका उस कैफ़े में आने वाला एक ग्राहक था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाज आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्तों पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी स्फूर्ति। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाया गया तो केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। पहली ही कुछ लाइनों में
इसमें इस गद्य में दिखाया गया है कि पूरा मदन के व्यक्तित्व का, उसके रूप का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, उसकी चाल ढाल का वर्णन किया गया है, उसका गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ़ आँखें, सुनहरे उसके बाल, एक अनोखी मस्ती थी, उसकी शिथिलता नहीं। उसकी चाल में मस्ती थी, कमल के पत्तों पर फिसली हुई पानी की बूंद सी उसमें स्फूर्ति थी, यानी वह बहुत स्फूर्तिला था। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान किया उस जगदीश बाबू ने। यह सब देखकर उसकी आँखों का उसकी उम्र का अनुमान करते हुए उन्होंने बताया है इसमें कि 9-10 साल का वर्ष शायद उसकी उम्र होगी। अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। जगदीश बाबू सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने आधी जली सिगरेट को मतलब जो सिगरेट में धूम्रपान जो करते हैं उसमें जो अंदर सिगरेट के अंदर जो तत्व होते हैं उसको जो अंदर खींचते हैं, वह कस खींचते हुए उन्होंने जगदीश बाबू के कैफ़े में प्रवेश किया, और वह उनकी ओर से उस स्थान पर आने वाले हर व्यक्ति, उन्होंने पहली बार उसको मदन को देखा। वह देखते ही रह गए। वह कुछ प्लेट उठा रहा था, और इसमें ऐसा दिखाया, इस गद्य में ऐसा बताया गया है कि जैसे वह जो टेबल पर बैठे थे उस टेबल पर कई समय से प्रतीक्षा कर रहा था वो लड़का कि कोई इस टेबल पे आकर बैठे। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इस मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराया कर चल दिया, और पलक झपकाते ही चाय हाजिर हुई। यानी वो इतना फुर्तीला था कि उसके यहाँ पे, उसके कैफ़े में, वो जहाँ काम करता था मदन, वहाँ कोई भी ग्राहक आता था तो वह उसके साथ मुस्कुरा कर ही हमेशा पेश भी आता था। लेकिन उस ग्राहक को, जगदीश बाबू को, यह बात थोड़ी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने चाय का ऑर्डर तुरंत दिया, और दूसरे ही पल चाय उनके सामने हाजिर हो गई। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह कारण ही नहीं होता। अपनत्वहीन यानी कि अपनेपन के बिना इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्त की किसी कथा के मूल में। यानी इसमें बताया गया है कि मनुष्य की भावनाएं भी कितनी विचित्र होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतने सारे लोगों के बीच में भी स्वयं अकेले हैं, और कभी लगता है कि किसी जगह पे हम जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब है। तो ऐसी विचित्र मन में भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है
सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इस वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। जगदीश बाबू बहुत दूर देश से आए थे, इसीलिए वह कुछ अच्छा वातावरण चाहते थे। वह जिस कैफ़े में आए थे वहाँ उन्हें अपनेपन की अनुभूति हुई थी। वह सोचते थे कि हमारे अपने गांव के बच्चे, आस पड़ोस के गांव के बच्चे और आदमी यहाँ पे शहर में आकर दूर होटलों में काम करते हैं। इतने में ही उनके टेबल पर चाय आ गई। चाय साहब, जगदीश बाबू ने खानदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। और उन्होंने अपने शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? जगदीश बाबू ने सिगरेट खानदानी से झाड़ी, यानी कि फेंक दी। तो उसे लगा, उन्होंने कुछ भारपूर्वक ध्वनि भरे शब्दों में उस लड़के से, मदन से अपना नाम पूछा। और कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन ने कहा, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ बाबूजी। वहाँ जब कोई ग्राहक आता है तो अपने से बड़े को बाबूजी कहकर यह लोग पुकारते हैं। पहाड़ तो सैकड़ों है, मतलब जगदीश बाबू ने कहा, पहाड़ तो सैकड़ों है, तुम किस पहाड़ पे रहते हो? उन्होंने कितने सारे पहाड़ों का नाम दिया, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, और पूछा कि तुम्हारा गांव किस पहाड़ पर है। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। इस बार उसे जिले में और पहाड़ में भेद मालूम नहीं पड़ा, इसीलिए वह मुस्कुरा कर बोला कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। उन्होंने पूछा कि अल्मोड़ा में तुम्हारा गांव कौन सा है? यह देखकर यह उन्होंने बहुत ही सहजता से पूछा था। तो छात्रों, आज की वीडियो में बस यहीं तक पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और आगे का पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इस इकाई से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको लिखने के लिए देती हूँ। उसको आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। पहला प्रश्न है, दाज्यू कहानी किस पर लिखी गई है? दूसरा प्रश्न है, मदन कितने वर्ष का लड़का था? तीसरा प्रश्न है, जगदीश बाबू ने कितने पहाड़ों के नाम बताए? चौथा प्रश्न है, जगदीश बाबू का गांव कहाँ था? तो छात्रों, इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्ते।